ये एक संविधान के इम्पोर्टेंट 400 क्वेश्चंस की सीरीज है। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर इसे जरूर देखें। प्रश्न 251। किस मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? विकल्प है ए अनुच्छेद 14 और 19, बी अनुच्छेद 19 और 21, सी अनुच्छेद 20 और 21, डी अनुच्छेद 25 और 29। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 20 और 21। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय जोड़ा गया। इसके अनुसार अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भी अनुच्छेद 20 यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये नागरिकों की जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगने पर अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता। प्रश्न 252। राज्यसभा को कौन सी ऐसी अनन्य शक्ति प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है? विकल्प हैं ए धन विधेयक में संशोधन करना, बी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, सी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, डी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। सही उत्तर है बी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। संविधान राज्यसभा को दो ऐसी विशेष शक्तियां प्रदान करता है जो लोकसभा के पास नहीं है। पहली अनुच्छेद 249 के तहत ये राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। दूसरी अनुच्छेद 312 के तहत ये नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा को राज्यों की परिषद कहा जाता है, इसलिए संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाली ये शक्तियां इसे दी गई हैं। धन विधेयक और अविश्वास प्रस्ताव के मामले में लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। प्रश्न 253। राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था? विकल्प हैं ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है सी तमिलनाडु। 1969 में तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने और राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए सुझाव देने के लिए डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने केंद्र के एकात्मक प्रभुत्व को कम करने के लिए कई क्रांतिकारी सिफारिशें दी, जैसे अनुच्छेद 356 को समाप्त करना और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। इस समिति की अधिकांश सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। ये समिति राज्यों द्वारा अपनी स्वायत्तता की मांग के लिए किए गए प्रयासों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रश्न 254। कॉलेजियम प्रणाली में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं? विकल्प है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है सी 4। तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 के बाद स्थापित वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए इसमें सीजीआई और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ये प्रणाली न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी अपारदर्शिता के लिए अक्सर आलोचना की जाती है, जिसे दूर करने के लिए एनजेएसी का प्रयास किया गया था। प्रश्न 255। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति रोक लेते हैं तो इसे कौन सा वीटो कहा जाता है? विकल्प हैं ए निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंसिव वीटो, बी पॉकेट वीटो, सी आत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो, डी विशेषित वीटो यानी क्वालिफाइड वीटो। सही उत्तर है सी आत्यंतिक वीटो।
आत्यंतिक वीटो का अर्थ है राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अपनी सहमति देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर देना, जिससे वो विधेयक कानून नहीं बन पाता और समाप्त हो जाता है। ये शक्ति सामान्यतः दो मामलों में प्रयोग की जाती है। ए, जब कोई विधेयक निजी सदस्य द्वारा पेश किया गया हो, या बी, जब विधेयक पारित होने के बाद लेकिन राष्ट्रपति की सहमति से पहले सरकार बदल जाए और नई कैबिनेट उसे कानून न बनाने की सलाह दे। 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति आत्यंतिक वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। वे या तो सहमति देते हैं या रोकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। प्रश्न 256। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? विकल्प हैं ए 1935, बी 1937, सी 1947, डी 1950। सही उत्तर है बी 1937। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था ताकि प्रांतों और रियासतों के बीच विवादों का निपटारा किया जा सके। इस संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर थे। यही संघीय न्यायालय 28 जनवरी 1950 को भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के रूप में परिवर्तित हो गया। ये उस समय भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके निर्णयों के खिलाफ अपील लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। प्रश्न 257। केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विकल्प हैं ए गृह मंत्रालय, बी प्रधानमंत्री कार्यालय, सी कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, डी विधि और न्याय मंत्रालय। सही उत्तर है सी कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। केंद्रीय सूचना आयोग एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई है। ये सूचना के अधिकार से संबंधित शिकायतों और अपीलों की सुनवाई करने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण है। प्रशासनिक दृष्टि से ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन आता है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। प्रश्न 258। भारतीय संविधान में अवसर की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का उल्लेख कहाँ किया गया है? विकल्प हैं ए प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, बी केवल मौलिक अधिकारों में, सी केवल प्रस्तावना में, डी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। सही उत्तर है ए प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। अवसर की समानता का आदर्श भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण हिस्सों में निहित है। प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने का संकल्प लेती है। इस संकल्प को अनुच्छेद 16 के माध्यम से एक ठोस रूप दिया गया है, जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता को एक मौलिक अधिकार बनाता है और राज्य को नौकरियों में किसी भी प्रकार के भेदभाव से रोकता है। अनुच्छेद 16(4) राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देकर इस समानता के सिद्धांत को और अधिक सार्थक बनाता है। प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों को संविधान के विभिन्न भागों, विशेषकर मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के माध्यम से लागू किया गया है। प्रश्न 259। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? विकल्प हैं ए 10, बी 12, सी 15, डी 20। सही उत्तर है सी 15। भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं, जिन्होंने विभिन्न बहसों और समितियों में सक्रिय रूप से भाग लिया और महिला अधिकारों और सामाजिक सुधारों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिला सदस्यों में सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और हंसा मेहता जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल थीं। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थीं। प्रश्न 260। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 200, सी अनुच्छेद 213, डी अनुच्छेद 226। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 213।
अनुच्छेद 213 राज्यपाल को वही शक्तियां देता है जो अनुच्छेद 123 केंद्र में राष्ट्रपति को देता है। जब राज्य का विधानमंडल सत्र में न हो और राज्यपाल को ये विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनमें तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का होता है। ये अध्यादेश विधानमंडल की अगली बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित हो जाना चाहिए, अन्यथा ये समाप्त हो जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अध्यादेश जारी करते हैं। प्रश्न 261। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? विकल्प है केसी वेयर, ग्रैनविले ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स, आइवर जेनिंग्स। इसका सही उत्तर है आइवर जेनिंग्स। ब्रिटिश संविधान वेत्ता सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान की भाषा की जटिलता और उसकी कानूनी बारीकियों की ओर इशारा करते हुए यह प्रसिद्ध आलोचनात्मक टिप्पणी की थी। उनका मानना था कि इसकी जटिल भाषा और विस्तृत प्रावधानों के कारण यह वकीलों के लिए व्याख्या और बहस का एक अनंत स्रोत बन जाएगा। संविधान निर्माताओं ने भविष्य के किसी भी भ्रम या विवाद से बचने के लिए एक विस्तृत और स्पष्ट दस्तावेज बनाना उचित समझा। H.K. महेश्वरी ने संविधान सभा में कहा था कि हमें एक वकीलों का स्वर्ग नहीं बनाना चाहिए। प्रश्न 262। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति क्या कदम उठा सकते हैं? विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में कमी, संघ और राज्यों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी, राज्यों के सभी धन विधेयकों को अपनी स्वीकृति के लिए आरक्षित करना, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने पर केंद्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार हो जाता है। राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकते हैं। वह केंद्र और राज्यों के सभी कर्मचारियों, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल हैं, के वेतन और भत्तों में कटौती का आदेश दे सकते हैं और राज्यों को अपने सभी धन और वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दे सकते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद की मंजूरी मिलनी चाहिए। सौभाग्य से भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। प्रश्न 263। मूल कर्तव्यों को संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, कनाडा। सही उत्तर है पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। मौलिक कर्तव्य मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। यह प्रेरणा तत्कालीन सोवियत संघ यानी अब रूस के संविधान से ली गई थी, जो दुनिया के उन कुछ संविधानों में से एक था जहां नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख था। स्वर्ण सिंह समिति ने इनकी सिफारिश की थी, हालांकि सरकार ने समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया था। इन्हें संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में रखा गया है। प्रश्न 264। भारत का कौन सा राज्य त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का अपवाद है और जहां द्विस्तरीय प्रणाली है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य। सही उत्तर है 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम एक त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली यानी ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर को अनिवार्य करता है। हालांकि ये छोटे राज्यों को छूट देता है जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। ऐसे राज्यों को मध्यवर्ती स्तर यानी ब्लॉक या तालुका स्तर पर पंचायत का गठन न करने का विकल्प दिया गया है। कई छोटे राज्य जैसे गोवा, सिक्किम और मणिपुर इसी छूट का लाभ उठाते हैं। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जैसे कुछ राज्यों को उनकी पारंपरिक परिषदों के कारण इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट दी गई है। प्रश्न 265। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। सही उत्तर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है। यह घोषणा करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या बहुत व्यापक रूप से की है। इसमें सिर्फ जीवित रहने का अधिकार ही नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। निजता का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जैसे कई अधिकार इसी अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माने गए हैं। प्रश्न 266। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? विकल्प है ए कभी नहीं, बी एक बार, सी 2 बार या डी 3 बार। सही उत्तर है बी एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। यह संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। इस संशोधन ने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावना के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रश्न 267। लोकपाल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? विकल्प हैं ए मोरारजी देसाई, बी के संथानम, सी LM सिंघवी या डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है सी LM सिंघवी। ओम्बड्समैन की स्कैंडिनेवियन अवधारणा के लिए भारतीय समकक्ष शब्द लोकपाल यानी लोगों का रक्षक और लोकायुक्त को 1960 के दशक में प्रसिद्ध विधिवेत्ता और सांसद डॉक्टर LM सिंघवी द्वारा गढ़ा गया था। इन शब्दों का प्रयोग पहली बार 1963 में एक संसदीय बहस के दौरान किया गया था। लोकपाल की स्थापना की पहली सिफारिश पहले प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने की थी। भारत के पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे, जिन्हें 2019 में नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? विकल्प हैं ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या डी राज्य विधान परिषदों के सदस्य। सही उत्तर है डी राज्य विधान परिषदों के सदस्य। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं यानी दिल्ली और पुडुचेरी के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य, चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत, इस चुनाव में भाग नहीं लेते। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधानमंडलों के सदस्य भाग नहीं लेते। सामाजिक न्याय की अवधारणा का भारतीय संविधान में क्या अर्थ है? विकल्प हैं ए सभी को समान कानूनी अधिकार, बी सभी को समान आर्थिक अवसर, सी जाति, रंग, नस्ल, लिंग या धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव का अभाव या डी सभी को वोट देने का अधिकार। सही उत्तर है सी जाति, रंग, नस्ल, लिंग या धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव का अभाव। सामाजिक न्याय का अर्थ है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव न हो। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14, 15, 17 और 18 जैसे मौलिक अधिकारों के माध्यम से इसे सुनिश्चित करता है और साथ ही अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई यानी आरक्षण का प्रावधान करके ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का प्रयास करता है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। DPSP के कई अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 38 भी सामाजिक न्याय की स्थापना का निर्देश देते हैं। प्रश्न 270। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 112, सी अनुच्छेद 117 या डी अनुच्छेद 280। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 117। जबकि अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 117 उन वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान करता है जो धन विधेयक नहीं हैं। अनुच्छेद 117(1) और 117(3) में 2 प्रकार के वित्तीय विधेयकों का वर्णन है।
ये विधेयक धन विधेयक की तरह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें पारित करने की प्रक्रिया में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। वित्तीय विधेयक 1 में कराधान के साथ साथ सामान्य कानून के प्रावधान भी होते हैं। वित्तीय विधेयक 2 भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित होता है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 110 का कोई अन्य मामला शामिल नहीं होता। प्रश्न 271। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है? विकल्प हैं ए भाग 1 यानी संघ और उसके क्षेत्र, बी भाग 2 यानी नागरिकता, सी भाग 3 यानी मौलिक अधिकार, या डी भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सही उत्तर है सी भाग 3 यानी मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, को भारत का मैग्ना कार्टा यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा जारी किया गया अधिकारों का वो पहला चार्टर था जिसने नागरिकों के मूल अधिकारों को मान्यता दी। इसी तरह भारतीय संविधान का भाग 3 नागरिकों को विस्तृत और न्यायोचित मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो देश में लोकतंत्र की आधारशिला हैं। ये अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं और इन पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये अधिकार विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित करते हैं। प्रश्न 272। संसदीय समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विकल्प हैं ए कानून पर विस्तृत जांच और विचार विमर्श करना, बी सरकार के खर्चों और प्रदर्शन की निगरानी करना, सी सदन के दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करना, या डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। संसदीय समितियां संसद का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। संसद का आकार बड़ा होने के कारण वो सभी विधायी और अन्य मामलों पर गहनता से विचार नहीं कर सकती। इसीलिए इन समितियों का गठन किया जाता है जो विधेयकों की विस्तृत जांच करती हैं, विभिन्न मंत्रालयों के बजट और कार्यों की समीक्षा करती हैं और सदन के नियमों और प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं। समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां जो स्थायी प्रकृति की होती हैं और तदर्थ समितियां जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए गठित की जाती हैं। ये समितियां संसद को सरकार पर प्रभावी वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण रखने में सक्षम बनाती हैं। प्रश्न 273। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत क्या शामिल नहीं है? विकल्प हैं ए अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, बी अंतःकरण की स्वतंत्रता, सी धार्मिक संस्थानों की स्थापना की स्वतंत्रता, या डी जबरन धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता। सही उत्तर है डी जबरन धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता। संविधान का अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। हालांकि ये अधिकार असीमित नहीं है। इसमें किसी भी व्यक्ति का जबरदस्ती, धोखे से या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना शामिल नहीं है। ऐसा करना इस अधिकार का दुरुपयोग माना जाता है और कानून द्वारा दंडनीय है। ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। प्रचार करने के अधिकार का अर्थ है अपने धर्म के सिद्धांतों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना, न कि किसी को धर्मांतरित करने के लिए मजबूर करना। प्रश्न 274। संविधान सभा के पहले मनोनीत उपसभापति कौन थे? विकल्प है ए H.C. मुखर्जी, बी V.T. कृष्णमाचारी, सी फ्रैंक एंथनी, डी K.M. मुंशी। सही उत्तर है सी फ्रैंक एंथनी। 9 दिसंबर 1946 को जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो उन्होंने नियमों के अनुसार एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि फ्रैंक एंथनी को सभा के पहले अस्थायी उपसभापति के रूप में मनोनीत किया था। बाद में H.C. मुखर्जी सभा के स्थायी उपाध्यक्ष चुने गए। महत्वपूर्ण बिंदु है 1. फ्रैंक एंथनी ने संविधान सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकारों की जोरदार वकालत की। 2. ये तथ्य दर्शाता है कि संविधान सभा शुरू से ही सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सचेत थी। प्रश्न 275। भारतीय संविधान में न्यायिक सक्रियता के कारण किस प्रकार की याचिका का विकास हुआ? विकल्प है ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी जनहित याचिका PIL, डी अधिकार पृच्छा।
सही उत्तर है सी, जनहित याचिका PIL। न्यायिक सक्रियता के दौर में जब न्यायपालिका ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय भूमिका अपनाई, तो जनहित याचिका PIL एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी। ये पारंपरिक न्यायिक प्रक्रिया से एक विचलन था, जहां केवल पीड़ित पक्ष ही अदालत जा सकता था। PIL ने किसी भी नागरिक को सार्वजनिक हित के मामलों को अदालत में उठाने की अनुमति दी, जिसे न्याय तक पहुंच का विस्तार हुआ। महत्वपूर्ण बिंदु है 1. ये न्यायपालिका द्वारा विकसित एक अवधारणा है जिसका संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। 2. न्यायमूर्ति PN भगवती को भारत में जनहित याचिका का जनक माना जाता है। प्रश्न 276। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षण देता है? विकल्प हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। सही उत्तर है अनुच्छेद 21 के तहत यह अधिकार जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारिया मामले के साथ अपने कई निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। न्यायालय के अनुसार जीवन साथी चुनने का निर्णय किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें राज्य या समाज हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह अधिकार निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी का भी एक हिस्सा है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार माना है। यह व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा को सुनिश्चित करता है। प्रश्न 277। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? विकल्प हैं 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जब तक आपातकाल लागू रहे। सही उत्तर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यह विस्तार कितनी भी बार किया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं। प्रश्न 278 के संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। विकल्प है ए 7वां संशोधन 1956, बी 24वां संशोधन 1971, सी 42वां संशोधन 1976, डी 44वां संशोधन 1978। सही उत्तर है सी 42वां संशोधन 1976। 1976 में आपातकाल के दौरान पारित 42वें संविधान संशोधन ने संविधान में इतने व्यापक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किए कि इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इसने प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य करने जैसे कई अन्य बदलाव किए। इस संशोधन के कई विवादास्पद प्रावधानों को बाद में 44वें संशोधन 1978 द्वारा निरस्त या संशोधित कर दिया गया था। ये संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था। प्रश्न 279 भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची के तहत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था किस सूची का विषय है? विकल्प हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। सही उत्तर है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, यानी इन पर कानून बनाने और प्रशासन करने का अधिकार मुख्य रूप से राज्य सरकारों के पास होता है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया समवर्ती सूची के विषय हैं, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। सशस्त्र बल संघ सूची का विषय है, जिस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। प्रश्न 280 राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? विकल्प हैं ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। सही उत्तर है राष्ट्रीय एकता परिषद एक गैर संवैधानिक और सलाहकार निकाय है, जिसका गठन जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने के तरीकों पर विचार करने के लिए किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदीन अध्यक्ष होते हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के नेता और समाज के विभिन्न
चरकों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। इसकी पहली बैठक 1962 में हुई थी। यह एक स्थायी निकाय नहीं है और इसकी बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। प्रश्न 281, लोकसभा का पहला अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन था? विकल्प है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, M.A. अयंगर, G.V. मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह। सही उत्तर है G.V. मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा यानी 1952 से 1956 के अध्यक्ष थे। वे संविधान सभा और अनंतिम संसद के भी अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें लोकसभा का जनक यानी फादर ऑफ द लोकसभा कहकर सम्मानित किया था। G.V. मावलंकर एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जिनके विरुद्ध लोकसभा में हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, हालांकि ये पारित नहीं हुआ था। प्रश्न 282, SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का मामला मुख्य रूप से किससे संबंधित है? विकल्प हैं आरक्षण नीति, पंथ निरपेक्षता और अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, चुनाव सुधार, दल बदल कानून। सही उत्तर है पंथ निरपेक्षता और अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग। ये मामला भारतीय संघवाद और राज्य स्वायत्तता पर एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुच्छेद 356 के मनमाने उपयोग पर महत्वपूर्ण सीमाएं लगाईं। न्यायालय ने ये भी स्थापित किया कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। न्यायालय ने फैसला दिया कि किसी सरकार के बहुमत का निर्धारण राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा के पटल पर होना चाहिए। इस निर्णय ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई। प्रश्न 283, लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है? विकल्प हैं 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, या 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। सही उत्तर है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले होता है। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। इसके न्यायिक सदस्यों में से आधे और कुल सदस्यों में से कम आधे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होने चाहिए। प्रश्न 284, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ली गई है? विकल्प हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा। सही उत्तर है जापान। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त वाक्यांश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि किसी व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जा सकता है जब विधायिका द्वारा बनाई गई एक वैध कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया हो। इसके विपरीत अमेरिकी संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया का वाक्यांश है, जो एक व्यापक अवधारणा है। हालांकि मेनका गांधी मामले के बाद भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए इसमें नैसर्गिक न्याय और तर्कसंगतता को भी शामिल कर लिया है, जो इसे विधि की सम्यक प्रक्रिया के करीब लाता है। प्रश्न 285, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना माता-पिता का एक मौलिक कर्तव्य है। ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? विकल्प है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 86वां संशोधन, 97वां संशोधन। सही उत्तर है 86वां संशोधन। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने शिक्षा के अधिकार के संबंध में 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसने अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया। इसने अनुच्छेद 45 DPSP की विषय वस्तु को बदला।
और इसने अनुच्छेद 51A में एक नया खंड क जोड़कर इसे 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये एकमात्र मौलिक कर्तव्य है जिसे 42वें संशोधन के बाद जोड़ा गया है। ये संशोधन शिक्षा के अधिकार को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसमें अधिकार, राज्य का कर्तव्य और नागरिक का कर्तव्य तीनों शामिल हैं। प्रश्न 286 भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा है? विकल्प है ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी N.A. पालकीवाला, सी K.M. मुंशी, डी अर्नेस्ट बाकर। सही उत्तर है सी K.M. मुंशी। K.M. मुंशी, जो प्रारूप समिति के एक प्रमुख सदस्य थे, उन्होंने प्रस्तावना के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे सम्मानित संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। उनका मानना था कि प्रस्तावना उन आदर्शों और लक्ष्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है जिन्हें राष्ट्र को हासिल करना है। अर्नेस्ट बाकर ने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट यानी की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। प्रश्न 287 मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? विकल्प हैं ए राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी उसी प्रक्रिया से जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, डी मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव पर। सही उत्तर है सी उसी प्रक्रिया से जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्हें पद से केवल उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा। अन्य चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उनका दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है और उन्हें वही वेतन और भत्ते मिलते हैं। संविधान के भाग 4A में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? विकल्प हैं ए केवल भारतीय नागरिकों पर, बी भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर, सी केवल सरकारी कर्मचारियों पर, डी नागरिकों और विदेशियों दोनों पर। सही उत्तर है ए केवल भारतीय नागरिकों पर। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A नैतिक और नागरिक दायित्वों का एक समूह है जो विशेष रूप से भारत के नागरिकों के लिए है। ये विदेशियों पर लागू नहीं होते। ये कर्तव्य नागरिकों को ये याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का आनंद लेते हुए उन्हें अपने देश, समाज और साथी नागरिकों के प्रति भी कुछ कर्तव्य निभाने हैं। इसके विपरीत अधिकांश मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 14, 21 नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होते हैं। शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर कुछ मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 15, 16 केवल नागरिकों के लिए ही उपलब्ध हैं। प्रश्न 289 किस समिति ने भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? विकल्प हैं ए सरकारिया समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी मल्लिमथ समिति, डी नरसिम्हन समिति। सही उत्तर है सी मल्लिमथ समिति। न्यायमूर्ति V.S. मल्लिमथ की अध्यक्षता में गठित मल्लिमथ समिति ने 2003 में भारत की सदियों पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस समिति ने जांच, अभियोजन और न्याय वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 158 सिफारिशें दी थीं, जिसमें अभियुक्तों और पीड़ितों दोनों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया गया था। समिति की कुछ विवादास्पद सिफारिशों में सबूत के बोझ को कुछ हद तक बदलना और इकबालिया बयानों की स्वीकार्यता बढ़ाना शामिल था। भारत सरकार हाल ही में भारतीय दंड संहिता IPC और दंड प्रक्रिया संहिता CRPC को बदलने के लिए जो नए कानून लाई है वे इसी तरह के सुधारों की दिशा में एक कदम है। प्रश्न 290 धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं? विकल्प है वह इसे अस्वीकार कर सकती है, वह इसमें संशोधन कर सकती है, वह इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, वह इसके पास कोई शक्ति नहीं है। सही उत्तर है सी, वह इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है।
वित्तीय मामलों में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। जब कोई धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा उसे अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। वह केवल सिफारिशें दे सकती है और विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। यदि वह 14 दिन में इसे वापस नहीं भेजती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्न 291। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जोड़ी गई थी? विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखना था, ताकि जमींदारी उन्मूलन और भूमि के समान वितरण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। ये संशोधन शंकरी प्रसाद मामले का तात्कालिक परिणाम था, जिसमें भूमि सुधार कानूनों को चुनौती दी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। प्रश्न 292। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष सामान्यतः किस दल से नियुक्त किया जाता है? विकल्प हैं सत्ताधारी दल, मुख्य विपक्षी दल, राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई भी सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई भी सदस्य। सही उत्तर है मुख्य विपक्षी दल। 1967 से स्थापित एक स्वस्थ संसदीय परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति यानी पीएसी का अध्यक्ष हमेशा मुख्य विपक्षी दल से ही चुना जाता है। इस समिति का मुख्य कार्य सरकार के खर्चों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच करना है। अध्यक्ष के रूप में विपक्षी सदस्य की नियुक्ति ये सुनिश्चित करती है कि सरकार के वित्तीय कामकाज की प्रभावी और बिना किसी पक्षपात की छानबीन हो सके। पीएसी के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, यानी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। प्रश्न 293। भारत में किसी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी सिफारिश आवश्यक है? विकल्प है संबंधित राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी नए राज्य के निर्माण या मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति भी ऐसा विधेयक सिफारिश करने से पहले उसे संबंधित राज्य या राज्यों के विधानमंडल के पास राय जानने के लिए भेजते हैं। हालांकि संसद राज्य विधानमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है और इसे साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। प्रश्न 294। भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव यानी इलेक्शंस से संबंधित है? विकल्प है भाग 10, भाग 15, भाग 17, भाग 20। सही उत्तर है भाग 15। संविधान का भाग 15, जिसमें अनुच्छेद 324 से 329 ए तक शामिल हैं, भारत में चुनाव प्रणाली और निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है, जिस पर संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 20 संविधान के संशोधन से संबंधित है। प्रश्न 295। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किससे संबंधित है? विकल्प हैं एक दलीय शासन प्रणाली, एक मजबूत और बहुमत वाली सरकार की कार्यप्रणाली, राष्ट्रपति शासन, सैन्य शासन।
सही उत्तर है एक मजबूत और बहुमत वाली सरकार की कार्यप्रणाली। मंत्रिमंडलीय तानाशाही एक आलोचनात्मक शब्द है जिसका उपयोग उस स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां संसदीय प्रणाली में एक राजनीतिक दल को सदन में भारी बहुमत प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल विधायिका यानी संसद पर हावी हो जाती है और लगभग बिना किसी प्रभावी विपक्ष या जांच के अपने निर्णय लागू कर सकती है। ये संसदीय प्रणाली की एक संभावित कमी को उजागर करता है जहां कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का विलय होता है। एक मजबूत विपक्ष, स्वतंत्र न्यायपालिका और जागरूक नागरिक समाज इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगा सकते हैं। प्रश्न 296। भारत में शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विकल्प है ए केवल एक कानूनी अधिकार, बी एक मौलिक अधिकार, सी केवल एक नीति निर्देशक तत्व, डी एक मानवाधिकार। सही उत्तर है बी एक मौलिक अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद भारत में शिक्षा का अधिकार अब केवल एक नीति निर्देशक तत्व नहीं बल्कि एक पूर्ण मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 21A ये प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार को लागू करने के लिए संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार, एक नीति निर्देशक तत्व और एक मौलिक कर्तव्य तीनों में शामिल है। प्रश्न 297। ग्राम सभा का क्या अर्थ है? विकल्प है ए गांव के सभी निवासियों का समूह, बी पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का समूह, सी गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्यों का समूह, डी गांव के बुजुर्गों की सभा। सही उत्तर है सी गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्यों का समूह। 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक और आधारभूत इकाई है। ये कोई निर्वाचित निकाय नहीं है बल्कि उस गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत सभी वयस्क यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से मिलकर बनती है। ये एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है जहां लोग सीधे तौर पर अपने गांव के विकास पर चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करती है और वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ग्राम सभा के कार्य और शक्तियां राज्य के कानून द्वारा निर्धारित की जाती हैं। प्रश्न 298। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए? विकल्प है ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष। सही उत्तर है ए 5 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए 3 योग्यताओं में से एक को पूरा करना होता है। ए वो कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार न्यायाधीश रहा हो, या बी वो कम से कम 10 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या सी वो राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। आज तक किसी भी प्रतिष्ठित विधिवेत्ता को सीधे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं नियुक्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। प्रश्न 299। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? विकल्प है ए कनाडा, बी आयरलैंड, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है डी ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल ले जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। शक्तियों का विभाजन की ये अवधारणा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित है। इस सूची में शिक्षा, वन, विवाह, तलाक और आपराधिक कानून जैसे विषय शामिल हैं। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच कोई टकराव होता है तो सामान्यतः केंद्र का कानून ही मान्य होता है। अवशिष्ट शक्तियां जो किसी भी सूची में नहीं है, कनाडा के संविधान की तरह केंद्र को दी गई हैं। प्रश्न 300। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? विकल्प हैं ए लॉर्ड माउंटबैटन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है सी
सी राजगोपालाचारी। ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। लॉर्ड माउंटबैटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन वे एक ब्रिटिश थे। उनके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1948 में गवर्नर जनरल का पद संभाला। वे स्वतंत्र भारत के दूसरे और अंतिम गवर्नर जनरल थे और इस पद को धारण करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय थे। महत्वपूर्ण बिंदु हैं: 1. 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू किया गया तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर भारत के राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया। 2. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम थोड़े से मोटिवेट रहें और आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।